हेलो बच्चों, मैं शुभम मौर्य स्वागत करता हूं आपका एक और नए वीडियो में, जहां आज हम लेकर आए हैं डी फार्म सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट लेके आए हैं बायोकेमिस्ट्री और क्लिनिकल पैथोलॉजी, जिसको हिंदी में बोलते हैं जैव रसायन एवं नैदानिकी पैथोलॉजी। ये हम पढ़ाने वाले हैं चैप्टर टू चैप्टर, एक चैप्टर वाइज जो हम क्लियर करने वाले हैं एक एक चैप्टर को। और ये जो हम बुक है, हम कहाँ से पढ़ाने वाले बुक जो है ये ठाकुर पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश की गई ये बुक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में आपको ये बुक मिलेगी। ठीक है, तो आज हम पहले तो हम सिलेबस देख लेंगे कि सिलेबस क्या है बायोकेमिस्ट्री और क्लिनिकल पैथोलॉजी का। उसके बाद हम चैप्टर डिस्कस करेंगे, फर्स्ट चैप्टर फिर सेकंड चैप्टर उसी तरह डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं पहले सिलेबस पे, सिलेबस देखते हैं क्या है। हाँ बच्चों, तो ये सिलेबस है बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी का। ठीक है, तो ये डी फार्मा सेकेंड ईयर का ये एक सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, इसमें हम पहले तो सिलेबस देखेंगे, चैप्टर वाइज इसमें डिवाइड किया गया है। तो इसमें जो है हम सिलेबस देखेंगे कौन कौन से चैप्टर इस बार हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें जैसे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम, विटामिन, ये सब हम लोगों को पढ़ना है। तो देखते हैं फर्स्ट चैप्टर क्या है। उसके बाद सेकंड चैप्टर देखते हैं क्या है, क्या क्या उसमें पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हम इसी के बाद जस्ट बाद ही हम इसका वीडियो जो है चैप्टर वाइज क्लियर कराएंगे कि फर्स्ट चैप्टर में जैसे इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री है, तो इसको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे क्या क्या चीज़ पढ़ना है हम लोगों को। ठीक है, तो चलते हैं सिलेबस पे। तो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री, स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन फार्मेसी, सेल एंड इट्स बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन। पहले तो हमको इंट्रोडक्शन बायोकेमिस्ट्री का देना है। बायोकेमिस्ट्री क्या होता है? बायो प्लस केमिस्ट्री, मतलब कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर जो केमिकल प्रोसेस हो रही हैं, जो केमिकल क्रियाएं हो रही हैं, उन्हीं को उनकी स्टडी जो करते हैं वो बायोकेमिस्ट्री में हम डिस्कस करते हैं। जैसे जो भी साइकिल्स हैं, या फिर मेटाबॉलिज्म प्रोसेस हो गई, या फिर डाइजेशन प्रोसेस हो गई, ये सभी जो प्रोसेस हैं वो जिसमें हम स्टडी करते हैं वो बायोकेमिस्ट्री में होते हैं। और इसमें तो जो केमिकल ऑर्गन जैसे कि ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म हो रहा है, तो या फिर कार्बोहाइड्रेट की बात कर लें, या लिपिड प्रोटीन की बात कर लें, ये सब जिन केमिकल कंपाउंड से मिलकर बने हुए होते हैं और जिनमें हम इनके अध्ययन करते हैं, जिनमें हम इनका स्टडी करते हैं, वो बायोकेमिस्ट्री कहलाता है सब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें हमें इंट्रोडक्शन जानेंगे, फिर स्कोप जानेंगे कि फार्मेसी में इसका क्या क्या रोल है, क्या कहाँ पर इसका फ़ायदा है इसको पढ़ने से बायोकेमिस्ट्री फार्मेसी में। ठीक है, तो मेनली तो यही रहेगा, बायोकेमिस्ट्री पढ़ने से केमिकल कंपाउंड हम जान जाएंगे, तो फिर हम ड्रग बनाने में, केमिकल प्रिपेयर करने में हमको मदद मिलेगा। ठीक है, यही सब मदद मिलेगा। फिर पढ़ना है सेल एंड इट्स बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन। सेल जो होता है, जो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है, वो कौन कौन से केमिकल कंपाउंड से मिलकर बना हुआ है, माइक्रो और माइक्रो, तो उसमें कौन कौन से मिनरल्स होते हैं, कौन कौन से केमिकल कंपाउंड होते हैं, ये चीज़ें इसमें हम डिस्कस करेंगे। और चैप्टर 2 की अब बात करते हैं। चैप्टर 2 है कार्बोहाइड्रेट, जिसमें हमको इसका डिस्कस करना है डिफिनीशन, क्लासिफिकेशन विद एग्जाम्पल, केमिकल प्रॉपर्टी कार्बोहाइड्रेट की बताना है। फिर हमको मोनोसेक्राइड में स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज का बताना है, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, इसी तरह डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, ये इसी जो है कार्बोहाइड्रेट के टाइप हैं, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। इसमें हम लोगों को केमिकल नेचर, स्ट्रक्चर और उसमें जो प्रॉपर्टी रहेंगी वो बताने, और कुछ जो टेस्ट हैं, क्वालिटेटिव टेस्ट या बायोलॉजिकल रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट का जो बायोलॉजिकल रोल है उसके बारे में हम इसी में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में जो है 3 कंपाउंड से मिलकर बना हुआ है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये 3 केमिकल कंपाउंड से मिलकर बना हुआ है। मेनली कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, जैसे कि हम कहाँ से हम इसको प्राप्त करते हैं, इसका सोर्स जानेंगे, इसकी डिफिनीशन जानेंगे। ठीक है, और जो है इसका कार्य क्या रहता है कार्बोहाइड्रेट का, सडन एनर्जी जो है प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो ये चैप्टर 2 में यही डिस्कस करेंगे। फिर बात करते हैं चैप्टर 3 की। चैप्टर 3 है प्रोटीन जो है अमीनो एसिड के संगठन से मिलकर ये प्रोटीन बना हुआ होता है। ठीक है, अब प्रोटीन जो है बॉडी को शेप, स्ट्रक्चर देने में मदद करता है। ठीक है, तो इसमें जो है डिफिनीशन जानेंगे प्रोटीन्स की, और इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन जानेंगे प्रोटीन का। ठीक है, किसके बेस पर, कंपोजिशन एंड सॉल्युबिलिटी विद एग्जांपल, कंपोजिशन और सॉल्युबिलिटी विद एग्जांपल, इसके बेस पर हम इसका क्लासिफिकेशन जानेंगे। ठीक है, उसके बाद हम अमीनो एसिड के बेस पर हम क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है, उसका डिफिनीशन जानेंगे। फिर केमिकल नेचर एंड न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट विद एग्जांपल, ये सब हम इसके बेस पर क्लासिफिकेशन करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, स्ट्रक्चर जो कि प्रोटीन जो होते हैं स्ट्रक्चर जान करेंगे, देखेंगे इसी में। 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर, जो 4 लेवल का जो स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, उसके बेस पर जानेंगे। फिर इसके क्वालिटेटिव टेस्ट पढ़ेंगे, प्रोटीन के क्या क्या क्वालिटेटिव टेस्ट होते हैं। ठीक है,
क्वालिटी जानने के लिए टेस्ट जानेंगे। फिर बायोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोटीन एंड अमीनो एसिड, रोल क्या है, क्या कार्य हैं, क्या वर्क है प्रोटीन का और अमीनो एसिड का क्या वर्क रहेगा, ये चीज़ में डिस्कस करने वाले हैं। और इसी में डिजीज़ रिलेटेड माल न्यूट्रिशन एंड प्रोटीन ऑफ प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन से रिलेटेड जो भी डिजीज़ रहेंगी उनकी कमी से या ज़्यादा होने से, एक्सेस होने से कौन सी डिजीज़ आएंगी, उनके बारे में इसी चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर 4 जो है कि लिपिड जो है जो मोनोमर ऑफ फैटी एसिड है उनके मिलने से जो है लिपिड बनता है, ठीक है। तो लिपिड जो होता है ऑयली फैटी होता है, ठीक है। उसका क्लासिफिकेशन इसी में देखेंगे, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी देखेंगे, ठीक है, और ट्राइग्लिसराइड की, ठीक है, और फैटी एसिड क्लासिफिकेशन, फैटी एसिड के क्लासिफिकेशन देखेंगे, केमिकल एंड न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट के बेस पर हम का क्लासिफिकेशन करेंगे। फंक्शन देखेंगे कोलेस्ट्रॉल का, बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का क्या फंक्शन है ये देखेंगे। फिर लिपोप्रोटीन देखेंगे, लिपोप्रोटीन के टाइप्स देखेंगे, कंपोजिशन देखेंगे, फंक्शन ऑफ द बॉडी, फंक्शन बॉडी में क्या फंक्शन है लिपोप्रोटीन का, ये चीज़ देखेंगे। फिर क्वालिटेटिव टेस्ट एंड फंक्शंस ऑफ लिपिड, क्वालिटेटिव टेस्ट देखेंगे, लिपिड के क्या क्या टेस्ट रहेंगे, कैसे जानेंगे कि यहाँ पर लिपिड है प्रेजेंट है, ये चीज़ क्वालिटेटिव टेस्ट में हम देखेंगे। फिर फंक्शन देखेंगे, क्या फंक्शन रहेंगे लिपिड्स के हमारे बॉडी में, ठीक है, ये चीज़ इसमें लिपिड में डिस्कस करेंगे। फिर बात करते हैं चैप्टर 5 की। चैप्टर 5 जो कि न्यूक्लिक एसिड, ये आपको समझ में आया। न्यूक्लिक एसिड वही जो जेनेटिक्स से रिलेटेड आता है आपका, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स हो गए या डीएनए आरएनए हो गए, इन सभी का अध्ययन जो करेंगे इस चैप्टर में करेंगे, चैप्टर 5 में। इसमें हमको पहले तो डिफिनीशन देखना है, प्यूरिन एंड पिरामिडीन बेस जो बेस होते हैं, जैसे डीएनए जो स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, डबल हेलिकल जो मॉडल बना हुआ होता है, ठीक। तो इसमें जो बेस लगे होते थे एडेनिन, पायरीन, ग्वानिन, साइटोसिन, आप लोगों ने पढ़ा होगा। जैसे कि ये एडेनिन हो गया, पायरीन से जुड़ा होता है, साइटोसिन, ग्वानिन से जुड़ा होता है। इस तरह जो ये बेस लगे हुए होते हैं इनके बारे में हम इनकी केमिस्ट्री जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इधर दिया हुआ प्यूरिन, पिरामिडीन भी इसके बारे में जानेंगे, डिफिनीशंस और कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड जो हैं इनके कंपोनेंट के बारे में जानेंगे विद एग्जांपल के साथ। फिर डीएनए हमने बताया, वाटसन क्रिक मॉडल जो अभी हमने बताया है, ये जैसे क्रिक मॉडल, वाटसन क्रिक मॉडल बना हुआ था, हम लोगों ने बहुत ही पहले से पढ़ा हुआ है, 10th में पढ़ा है, हाई स्कूल में पढ़ा है, डबल हेलिकल मॉडल, ठीक है। वो चीज़ भी इसी में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, ठीक है। फिर आरएनए एंड देयर फंक्शन, आरएनए का फंक्शन जानेंगे, उसके टाइप्स जानेंगे, आरएनए का क्या क्या फंक्शन है, ठीक है। तो ये जो है वाटसन का क्रिक मॉडल है, ये आप लोगों ने बहुत ही बार पढ़ा होगा। एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, ये जो बेस थे नाइट्रोजनस, ये सब आपस में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। और इसकी कुछ लंबाई जो होती है 3.4 और 34 एंगस्ट्रॉम ऐसे कुछ होती है, ठीक है। तो ये चीज़ डिस्कस करने वाले हैं हम चैप्टर 5 में। बहुत ही ईजी है ये सब्जेक्ट, क्योंकि आप लोग एक बार नहीं बहुत बार ये चीज़ पढ़ चुके हैं, ठीक। तो ऐसा कुछ कठिन नहीं है कि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा बायोकेमिस्ट्री, बस यही है, थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो अब बात करते हैं चैप्टर 6 की। चैप्टर 6 एंजाइम्स है। एंजाइम्स के बारे में हमको पढ़ना है, जैसे जो एंजाइम्स रहते हैं हमारे बॉडी में प्रोसेस जो रहती हैं, बॉडी की मैनी प्रोसेस रहती हैं, जैसे कि मेटाबॉलिज्म हो गया, डाइजेशन हो गया, और भी बहुत सारी प्रोसेस रहती हैं। तो उनमें जो मदद करते हैं कुछ एंजाइम्स, उनकी बात करेंगे और उनका हम क्लासिफिकेशन देखेंगे, प्रॉपर्टी देखेंगे, ठीक है। और फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, एंजाइम की एक्टिविटी में जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं उनके बारे में हम जानेंगे, ठीक। फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे, एंजाइम कैसे कार्य करते हैं, वो भी चीज़ इसी में डिस्कस करेंगे। फिर एंजाइम इनहिबिटर के बारे में देखेंगे, थेराप्यूटिक एंड फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ एंजाइम, मतलब कि चिकित्सीय और फार्मास्यूटिकल उपयोग जो रहेगा एंजाइम्स का, वो हम इसी में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो एंजाइम जैसे कि हमारा सलाइवा में नहीं टाइलिन एंजाइम होता है, हाँ, सलाइवा में जैसे कि हमारे एंजाइम होता है जो कुछ ग्लैंड्स के द्वारा निकलता है, ये क्या होता है, खाने को निगलने में मदद करती हैं और पचाने में भी मदद करती है। इसी तरह बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो कि हमारे बॉडी में बहुत सारी प्रोसेस में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये चीज़ इसमें डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद चैप्टर 7 की बात करते हैं। चैप्टर 7 विटामिन्स, ये भी आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा कि विटामिन ए, विटामिन बी की गोलियां खाना, ये बीमारी हो गई, उनको रतौंधी हो गई, विटामिन ए की कमी हो गई है, ये सभी चीज़ें आप लोगों ने बहुत ही बार सुना होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग यही डिफिनीशन जानेंगे विटामिन की, क्या डिफिनीशन रहेगी, क्लासिफिकेशन विद एग्जाम्पल, क्लासिफिकेशन जानेंगे कि फैट सोल्यूबल जो विटामिन होती थी इसमें फैट सोल्यूबल विटामिन, और दूसरी होती थी वाटर सोल्यूबल विटामिन, वाटर सोल्यूबल।
इसमें 2 विटामिन रहती थी आपकी, एक जल में घुलनशील, एक वसा में घुलनशील। तो हमने इसका एक ट्रिक भी बताया था कि जैसे जल जो है, जल 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ, तो मतलब इसमें कौन कौन सी विटामिन हो गई, बी और सी। इसमें 2 विटामिन रहेंगी जो कि घुलनशील रहेंगी। फैट की बात करते हैं, फैट को हिंदी में बोलते हैं वसा। वसा मतलब कि 2 शब्दों से ज़्यादा मिलकर बना हुआ है। तो इसमें आपके आ जाएंगे विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन ए। ये कुछ 4 विटामिन रहेंगी जो कि वसा में, फैट्स में घुलनशील रहेंगी। ठीक है, तो यही चीज़ हम इसमें क्लासिफिकेशन में देखेंगे। ठीक है, और इसमें जानेंगे, इसकी डिफिनीशन जानेंगे, इसके सोर्स जानेंगे, कहाँ से ये विटामिन हमको प्राप्त होती है, कौन कौन से चीज़ें खाने से, जैसे कौन से फ्रूट्स खाने से या क्या भोजन लेने से हमको ये चीज़ें मिलेंगी, कौन सी विटामिन मिलेगी और उसका क्या नेचर रहेगा और उसका फंक्शन क्या रहेगा। ठीक है, ये चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं इसी चैप्टर में। और कोएंजाइम, जो कि कोएंजाइम के बारे में हम डिस्कस करेंगे इसी में, कोएंजाइम का फॉर्मेशन कैसे होता है ये भी चीज़ डिस्कस करेंगे। और रिकमेंडेड डाइटरी रिक्वायरमेंट, मतलब कि जैसे विटामिन ए की जो मेल रहेगा, एडल्ट रहेगा, उसमें कितनी रिक्वायरमेंट रहेगी, और जो बच्चा पीडियाट्रिक रहेगा उसमें विटामिन ए की कितनी ज़रूरत रहेगी, या प्रेग्नेंट लेडी है उसमें कितनी ज़रूरत रहेगी विटामिन ए की। ये चीज़ें हम इसी में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें सारी विटामिन का हम रिकमेंडेशन की कितना हमको ज़रूरत रहेगा, किस समय पर कितना ज़रूरत रहेगा, कि एक वृद्ध एज पर कि इतना विटामिन जो है डी, या जैसे कि हड्डियों के लिए विटामिन डी बुढ़ापे पर यानी कि ओल्ड एज में कितना समय ज़रूरत रहेगी, ये चीज़ हम इसी में जानेंगे। ठीक है, और इसी में हम डिफिशियंसी डिजीज ऑफ फैट एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन, जो फैट है और वाटर सोल्यूबल जो विटामिन है, इनकी कमी से जो रोग रहेंगे, जैसे कि जैसे विटामिन सी की कमी से आपको स्कर्वी रोग होता है, स्किन का एक डिजीज़ है। तो ये चीज़, सभी डिजीज़ों के बारे में भी हम इसी चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे विटामिन डी की कमी से आपके रिक्टस, या फिर कह लें कि अस्थि रोग बोलते हैं जिसको हिंदी में, वो चीज़ होने वाला है। तो इन सभी डिजीज़ के बारे में भी डिस्कस हम लोग करेंगे विटामिन चैप्टर 7 में। फिर बात करते हैं चैप्टर 8 की। चैप्टर 8 में हम पढ़ने वाले हैं मेटाबॉलिज्म पढ़ने वाले हैं। तो इसमें बहुत सारी साइकिल्स आएंगी कि कैसे मेटाबॉलिज्म होता है, कौन कौन सी साइकिल्स आने वाली हैं। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत सारी साइकिल्स पूछता है। क्रेब्स साइकिल हो गया, या फिर ग्लाइकोलिसिस साइकिल हो गया, इसी तरह बहुत सारी साइकिल्स पूछता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम यही चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। पहला तो है स्टडी ऑफ साइकिल्स, पाथवे, साइकिल या पाथवे का हम स्टडी करेंगे विदाउट केमिकल स्ट्रक्चर। केमिकल स्ट्रक्चर नहीं देंगे, और केमिकल स्ट्रक्चर अगर देकर करेंगे तो और बहुत ही कठिन आप लोगों के लिए हो जाएगा, क्योंकि केमिकल स्ट्रक्चर बनाने में और याद करने में बहुत ही थोड़ा वो रहेगा, टफ रहेगा। ठीक है, तो इस तरह जो है चैप्टर 8 में पढ़ने वाले हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का जो है पाचन कैसे करेंगे, उसका जैसे ये साइकिल है कि ग्लाइकोलिसिस या टीसीएस साइकिल है, एंड ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म है। ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म कैसे करेंगे, तो टीसीएस साइकिल, जिसको क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं हम। ये जो साइकिल्स हैं इनमें हमको यही पढ़ने में बहुत ही मज़ा आएगा। अभी हम लोग आप लोगों को बताएंगे कैसे क्या पढ़ना है इसको, तो ये याद करने का ट्रिक भी बहुत अच्छे से बताएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। फिर तो रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड में जो है ग्लूकोज लेवल का रेगुलेशन करना, जैसे कि जैसे एक्सेस ना हो पाए ग्लूकोज लेवल, जिससे आपको शुगर हो जाए, डायबिटीज़ हो जाता है ना, तो वही रेगुलेशन कैसे होगा, ये चीज़ इसी में डिस्कस करेंगे। डिजीज रिलेटेड एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मतलब कि जो मेटाबॉलिज्म, एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म हो रहा है कार्बोहाइड्रेट का, उससे रिलेटेड जो डिजीज़ रहेंगी उनको डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आपके डायबिटीज़ हो गए, तो ये सारी डिजीज़ रहेंगी। तो और भी इसमें डिजीज़ रहेंगी जो कि अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके बाद पढ़ते हैं, इसी में पढ़ेंगे हम लोग मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट का हम लोगों ने मेटाबॉलिज्म पढ़ा है, उसमें साइकिल्स रहेंगी ग्लाइकोलिसिस, टीसीए या ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म से। तो इसी तरह लिपिड के लिए लिपोलिसिस साइकिल हो गई, या बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड हो गई, जिसको पाल्मिक एसिड बोलते हैं। तो ये कुछ साइकिल्स रहेगी, इनमें हम यही चीज़ पढ़ने वाले हैं। कीटोजेनेसिस और कीटोलिसिस पाथवे रहेगा, ये भी एक साइकिल है जो कि लिपिड का मेटाबॉलिज्म करते हैं। ठीक है, जिसमें कि अल्फा ऑक्सीडेशन या बीटा ऑक्सीडेशन जो कि करेंगे, अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। फिर पढ़ेंगे इसमें डिजीज रिलेटेड एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड से जो एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म हो रहा है लिपिड का, तो उससे रिलेटेड जो डिजीज हो रही हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि इसमें दिया हुआ है कीटोएसिडोसिस या फैटी लीवर या हाइपोकोलेस्ट्रेमिया, मतलब कि हाइपर कोलेस्ट्रेमिया, मतलब कि कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है अब बढ़ गया है आपके ब्लड में, तो उसको डिस्कस करने वाले हैं इसी में। ये सारी डिजीज़ रहेंगी जो कि डिस्कस करेंगे। ठीक है,
उसके बाद है मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड प्रोटीन। प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म कैसे हो क्या होता है, ठीक है, उसमें कौन सी साइकिल्स होंगी, ठीक है, उनको पढ़ने वाले हैं हम इसमें। तो जनरल रिएक्शन ऑफ अमीनो एसिड एंड इट्स सिग्निफिकेंस, जो रिएक्शन रहेंगी अमीनो एसिड की वो पढ़ेंगे और उसमें सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे, ठीक है। फिर जैसे ये रिएक्शन आपकी हो गई ट्रांसमिनेशन, डीएमिनेशन, ठीक है, यूरिया साइकिल एंड डीकार्बोक्सिलेशन, ये कुछ साइकिल रहेंगी। यूरिया साइकिल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है, ये बहुत बार पूछा जाने वाला है। यूरिया साइकिल को आप एक्सप्लेन करिए, यूरिया साइकिल बनाइए आप, ठीक। तो ये चीज़ बहुत बार पूछने जाने वाली, तो ये हम लोग इसको बहुत ही अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं आगे के चैप्टर में, ठीक है। तो इसमें और तो पढ़ने हैं डिजीज रिलेटेड एब्नॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड, जो कि अमीनो एसिड का जो एब्नॉर्मल मेटाबॉलिज्म उससे रिलेटेड जो डिजीज रहेंगी वो चीज़ डिस्कस करना है। और डिसऑर्डर ऑफ अमोनिया मेटाबॉलिज्म, अमोनिया मेटाबॉलिज्म का जो डिसऑर्डर रहेंगे वो चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि फेनिलकीटोयूरिया, अल्काप्टोनूरिया एंड जॉन्डिस जिसको पीलिया बोलते हैं, वो चीज़ इसी में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ये होता किसके कारण है, ये जैसे कि डिसऑर्डर रहता है अमोनिया मेटाबॉलिज्म के कारण ये डिजीज़ रहती हैं, तो ये चीज़ हम इसी में डिस्कस करने वाले हैं। इसी चैप्टर में, चैप्टर 8 में ही हम लोग बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन पढ़ना है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन पढ़ना है। ये भी ETC चैन जिसके नाम से बोलते हैं, ये चीज़ पढ़ना है हम लोगों को। ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन भी पढ़ना है इसी चैप्टर में, ठीक है। इसके बाद चैप्टर 9 की बात करते हैं। चैप्टर 9 आपका मिनरल्स है। मिनरल्स के बारे में पढ़ना है, कौन कौन से मिनरल्स हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ही लाभदायक हैं या कुछ हानि रहती है हमारे बॉडी को उनसे, उनके बारे में पढ़ना है। जैसे कि टाइप्स पढ़ना है मिनरल्स के, कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, फंक्शंस पढ़ने हैं जो टाइप्स रहेंगे, डिफिशिएंसी डिजीज की मिनरल्स की कमी से कौन कौन से डिजीज रहेंगी वो पढ़ना है। रिकमेंडेड डाइटरी रिक्वायरमेंट, जो कितनी ज़रूरत है हम एक पर्सन को, या फिर एडल्ट ले लें या पीडियाट्रिक ले लें या ओल्ड एज वाला पर्सन ले लें, तो उनको कितना ज़रूरत है एक मिनरल की। जैसे कि सोडियम रहता है हमारे डेली यूज में रहता है, नमक में जो कि रहता है ना, तो उसका जैसे कितना ज़रूरत है, ठीक है, तो वो चीज़ है। या शुगर हो गया, ठीक है, तो ये चीज़ कुछ हैं जैसे कि सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया या फिर आयरन हो गया, ये सभी चीज़ें कितना ज़रूरत है, ये सब मिनरल्स हैं, इसी में पढ़ने वाले हैं। और इनकी कमी से कौन से रोग, जैसे आयरन की कमी से आपको एनीमिया होता है, तो ये सभी डिजीज़ भी इसी में पढ़ने वाले हैं हम लोग। फिर बात करते हैं चैप्टर 10 की, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। वाटर, अगर वाटर की बात करते हैं तो वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ के लिए, क्योंकि जल ही जीवन लिखा जाता है ना, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि सोडियम हो गए और सोडियम क्लोराइड्स हो गए, ये सभी जो कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होती हैं जो कि जैसे कि हम लोग उसके थ्रू लेते हैं, जैसे कि ORS हो गया या फिर आपका और भी कुछ रहते हैं। तो आप बात करते हैं इसके इलेक्ट्रोलाइट्स की। इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि सोडियम हो गए, क्लोराइड हो गए, पोटेशियम हो गए, ये कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। ये जैसे कि हमारे वोमिटिंग हो गया, डायरिया हो गई, उसके समय ये रिमूव हो जाते हैं हमारे बॉडी से, तो इनको वापस लेने के लिए हम दोबारा से ORS लेते हैं या ग्लूकोन डी लेते हैं, तो इनके थ्रू हम लोग, या फिर नमक पानी का घोल लेते हैं, नमक चीनी का घोल लेते हैं, तो वो उससे लेने से भी इलेक्ट्रोलाइट का पूर्व करते हैं हम अपने बॉडी में। तो इन्हीं काम को पढ़ना है। जैसे वाटर है, वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, फंक्शन ऑफ वाटर इन बॉडी में वाटर का फंक्शन पढ़ना है, क्या रहेगा फंक्शन बॉडी में वाटर का, यह चीज़ इसी में डिस्कस करना है। वाटर टर्नओवर एंड बैलेंस, कि वाटर कितना एक दिन का कितना वो करता है, रिमूव करता है, कितना लिया जाता है, और बैलेंस देखेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड में जो कंपोजिशन देखेंगे इलेक्ट्रोलाइट का, कि कितने क्या कंपोजिशन है, कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट से मिलकर ये बॉडी फ्लूइड बना हुआ है। फिर डाइटरी इनटेक इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, कि जिसे खाने में हम ले रहे हैं तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट ज़रूरत है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम इसमें, और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने के लिए हमको कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट लेने हैं, ठीक है, ये चीज़ें देखना है इसी चीज़ में। फिर डिहाइड्रेशन देखना है, काजेज ऑफ डिहाइड्रेशन देखना है, ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी, मतलब कि डिहाइड्रेशन मतलब कि वाटर की कमी, वाटर का रिमूव हो गया है आपके बॉडी से ज़्यादा से ज़्यादा, या डायरिया या वोमिटिंग बार बार आने से आपको क्या है, आपके अंदर डिहाइड्रेशन हो गया है, या फिर आप ऐसे जगह पर गए हैं जिसे कि वहाँ आपको पानी पीने को नहीं मिल रहा है, तो आपके और स्वेटिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है, तो आप डिहाइड्रेट हो गए, उसके क्या क्या काजें रहेंगे वो चीज़ हम पढ़ेंगे इसी में, और उसको कैसे ट्रीट करेंगे, ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी के जरिए से ट्रीट करेंगे।
तो वो चीज़ इसी में हम डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर 11 जो है आपका इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी है। बायोटेक्नोलॉजी के बारे में इंट्रोडक्शन देना है हमको, उसका कहाँ कहाँ यूज है हमको, तो वो चीज़ इसमें डिस्कस करना है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि आपके जीवित प्राणियों या लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है। उसके बाद बात करते हैं चैप्टर 12 की। चैप्टर 12 है आपका ऑर्गन फंक्शन टेस्ट, मतलब कि कोई बॉडी ऑर्गन रहेगा और उसके फंक्शन टेस्ट को हमको डिस्कस करना रहेगा, ठीक है। तो वो चैप्टर 12 में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपका किडनी हो गया आपका ऑर्गन, तो उसका फंक्शन क्या रहेगा, फिर उससे रिलेटेड जो भी टेस्ट रहेंगे किडनी के, जैसे KFT किडनी फंक्शन टेस्ट रहता है, ये इसी से रिलेटेड जो टेस्ट रहेंगे, जैसे कि आपके स्टोन हो गया किडनी में तो उसके लिए जो भी जांच कराएंगे, ठीक है। तो एक ऑर्गन से रिलेटेड जो टेस्ट रहेंगे वो चीज़ में हम डिस्कस करने वाले हैं। और तो और उस ऑर्गन का क्या फंक्शन रहेगा ये भी डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि किडनी फंक्शन ऑफ किडनी देखना है, एंड रूटीनली परफॉर्म टेस्ट टू असेस द फंक्शन ऑफ किडनी एंड देयर क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, मतलब कि रूटीनली परफॉर्म टेस्ट असेस टू फंक्शन ऑफ किडनी, मतलब कि किडनी के फंक्शन के अनुसार जो भी रूटीनली टेस्ट रहते हैं कि वो उनका डिस्कस करेंगे और उनका सिग्निफिकेंस डिस्कस करेंगे कि इन टेस्ट से क्या लाभ मिलेगा हम लोगों को। दूसरा है आपका, इसमें हम देखेंगे फंक्शन ऑफ लीवर का फंक्शन देखेंगे, क्या रहेंगे कार्य लीवर के, ठीक है। लीवर एक आपका ऑर्गन है जो कि लार्जेस्ट ऑर्गन है आपका, ठीक है। उसके बाद उसमें रूटीनली परफॉर्म टेस्ट जो कि रेगुलर में जो टेस्ट रहते हैं उनके फंक्शन से रिलेटेड लीवर के, उनको डिस्कस करेंगे। क्या क्या टेस्ट रहेंगे, जैसे LFT हो गया आपके, बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जाता है, LFT करवा लो, ठीक है। तो वो चीज़ इसी में हम डिस्कस करने वाले हैं और उसका सिग्निफिकेंस भी डिस्कस करेंगे कि इस टेस्ट से हमको क्या लाभ मिलेगा, क्या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस रहेगा। इसके बाद हम लिपिड प्रोफाइल टेस्ट देखेंगे, फिर उसका सिग्निफिकेंस देखेंगे। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में कि आपका आज कौन सा लिपिड आपके लिए, आपके हेल्थ के लिए से गुड लिपिड, बैड लिपिड होता ना, तो उनका प्रोफाइल टेस्ट देखेंगे कि कितने वैल्यू पर लिपिड आपके बॉडी के लिए सही है, कितने वैल्यू पर नहीं सही है, ये चीज़ डिस्कस करने वाले इसी में हम हैं। फिर बात करते हैं चैप्टर 13 की। चैप्टर 13 आपका लास्ट चैप्टर है जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू पैथोलॉजी ऑफ ब्लड एंड यूरिन, मतलब कि ब्लड और यूरिन का पैथोलॉजी हमको डिस्कस करना इसी में, ठीक है। इसमें क्या मतलब कि ब्लड की जांचें रहेंगी, जितनी भी जांचें रहेंगी, CBC और भी जो जांचें रहती हैं, वो सभी जांचें इसी में पढ़ेंगे। यूरिन से रिलेटेड जो भी जांचें रहेंगी तो वो चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसी में, ठीक है। तो जैसे लिम्फोसाइट एंड प्लेटलेट्स, देयर रोल इन हेल्थ एंड डिजीज। लिम्फोसाइट और प्लेटलेट जो हैं उनका क्या रोल है हेल्थ के लिए रिलेटेड आपका, और उनसे क्या डिजीज रहेंगी उनकी कमी से या उनके बढ़ने से, ठीक है, वो चीज़ डिस्कस करेंगे। एरिथ्रोसाइट मतलब क्या होता है, RBC, एबनॉर्मल सेल एंड देयर सिग्निफिकेंस, मतलब कि एरिथ्रोसाइट जब जैसे एबनॉर्मल जब कम रहेंगी या ज़्यादा रहेंगी, उनसे क्या डिजीज़ होंगी और उनका क्या सिग्निफिकेंस है एरिथ्रोसाइट्स का, ये चीज़ डिस्कस करेंगे। उसके बाद डिस्कस करेंगे नॉर्मल एंड एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन एंड देयर सिग्निफिकेंस, मतलब कि यूरिन के जो कॉन्स्टिट्यूएंट रहेंगे एबनॉर्मल और नॉर्मल, उनके बारे में डिस्कस करेंगे और उनके सिग्निफिकेंस क्या रहेंगे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ये सब किसके द्वारा करेंगे, जैसे कि इनकी जांचों के द्वारा हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे कि जैसे कि यूरिन का आपने सैंपल लिया, उसके बाद उसमें जांच कराई तो उसमें कौन कौन सी कमी रहेंगी, उसमें सब लिख के आएगा कि ये चीज़ की आपकी कमी रहेगी। तो उसके बाद उनको हम डिस्कस करेंगे, उनका प्रिवेंशन करेंगे, उनका ट्रीटमेंट करेंगे। उसके बाद उसी का हम सिग्निफिकेंस जानेंगे कि उस इलेक्ट्रोलाइट जो वो कम हुआ है उस यूरिन में उतना ये चीज़ कम हुआ है, ये पॉइंट, ये इतना जो pH है या ये कॉन्स्टिट्यूएंट कम है, तो उसका भी हम सिग्निफिकेंस देखेंगे। इस तरह जो है इसमें चैप्टर लगभग 13 है, तो उनको हम इसी में सिलेबस आप लोगों को कवर करा दिए हैं, ठीक है। तो सिलेबस में हम मेनली ये जान गए हैं क्या क्या आपको आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो इतना कुछ जो है टफ नहीं है, बहुत ही ईजी है। बस यहाँ साइकिल्स रहेंगी वो थोड़ा टफ रहेंगी, वो भी हम आप लोगों को बहुत ही ईजी ढंग से बताएंगे। तो इसके लिए जो हम बुक प्रिपेयर करेंगे कि बुक हम लोग ये पढ़ाएंगे कहाँ से, ठीक है। तो बुक जो है आपकी ये ठाकुर पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश की गई बुक है जो कि बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी नाम से है, ठीक है। ये PCI द्वारा आपको अप्रूव बुक है ये आपकी, ठीक है। और तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में आपको ये बुक मिलेगी, ठीक है। तो ये अगर बुक आप खरीदना चाह रहे हैं तो ये बुक जो है हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इस बुक को खरीद सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।